सर डेट एक्सटेंड की थी सर, वो कह रहे थे आपके थोड़ा इधर समझाएंगे। जी असाइनमेंट का जो है आप लोग पूछें क्वेश्चन करना क्या है? जी असाइनमेंट का क्या कंफ्यूजन है आप लोगों को, पूछें। सर मेजोरिटी लड़कों की है, वो कहते हैं कि सर ये समझ नहीं आ रही कैसे करनी है, क्या चीज करनी है यहाँ पे। ओके मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा इसको देख लें आप। इसमें एक तो एनवायरमेंटल एनालिसिस के कुछ मैंने आप लोगों को लेक्चर्स भेजे हुए हैं, वो लेक्चर्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखने हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है नोट करने हैं। ठीक है, इसमें आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरीके से आपकी जो इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो सकती है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, कोई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है किसी की या नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यूनियन कोई है स्टूडेंट्स की है कि नहीं है। इंटरनल इन्वायरमेंट में देखें प्रोसीजर MIS डिपार्टमेंट उनका क्या है, वेदर दैट इज हैविंग द स्ट्रॉन्ग MIS डिपार्टमेंट और नॉट। तो पॉलिसीज प्रोसीजर्स कैसे हैं, एथिकल इन्वायरमेंट कैसी है, वो आपने थोड़ा सा 3-4 लाइनों में उसकी एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। ठीक है, एनवायरमेंटल एनालिसिस हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ इन द डिफरेंट लेक्चर्स। तो उसमें सारी ये सर स्वाट जैसे। जी उसके बाद, लेकिन स्वॉट से पहले आप लोगों ने एनवायरमेंट्स को डिस्कस करना है थोड़ा सा। ठीक है, जब एनवायरमेंट्स को सारा डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद आपने स्वॉट एनालिसिस करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखना है, अपनी यूनिवर्सिटी को सामने रखना है। स्वॉट एनालिसिस में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज द स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, कि आपकी यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ्स क्या है उसको लिस्ट डाउन करना है आपने। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेंथ मैं आप सबको बता देता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी की एक स्ट्रेंथ है कि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी फीस कम है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी अदर यूनिवर्सिटीज के साथ अगर हम ठीक। कंपेयर करते हैं, बैरिया यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, रिफा यूनिवर्सिटी, तो आई थिंक कि आपकी यूनिवर्सिटी की फीस जो है दैट इज काफी, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये इसकी एक स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से आपने डिफरेंट जो इसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जो है दैट इज रिलेटेड टू द इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है, और इसी तरीके से उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं। अभी नई बिल्डिंग में आप जा रहे हैं, उधर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या कोई थ्रेट्स हैं। अगर उधर रोड की एसेस नहीं है तो जाहिर है वो थ्रेट होगी आपकी यूनिवर्सिटी के लिए और आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट सर ये अपॉर्चुनिटी। पैराग्राफ में, जी जी, सर ये इसे डिफाइन करना है, पैराग्राफ टाइप लिखना है इस तरह से आपने दो ये दो तीन लाइनें लिखनी है। स्वाट में। नहीं, आपने इसको स्वाट में भी सर। ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना। आपने अगर लिखना भी है, यानी एक स्ट्रेंथ आपने लिखी है तो एक लाइन में अगर आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो एक्सप्लेन कर दें, अदरवाइज उसकी जरूरत भी नहीं है। एक या दो लाइनों में अगर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो सर तो मैंने आपको बताया कि फीस आपकी है तो उसमें एक एक स्ट्रेंथ जी जी। सर एक स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी या मतलब कि 3-4 जैसे 3 मैं तो स्ट्रेंथ एग्जांपल लिखी है। दे रहा हूँ ना, 8-10 आपने जितनी भी आप स्ट्रेंथ लिख सकते हैं उसकी लिखिए, जो भी आप समझते हैं कि स्ट्रेंथ है यूनिवर्सिटी की। एक स्ट्रेंथ ही तो मैंने वैसे आपको ठीक है एग्जांपल दी है। सर। ठीक। ठीक है, जितनी भी सर स्ट्रेंथ। इम्पोर्टेंट वेरिएबल के बारे में बताओ। जी मैं आपको बताता हूँ, ये आपको शॉर्ट की समझ आ गई। इसी के इसके बाद आपने प्रायोरिटाइज भी करना है इन चीज़ों को। प्रायोरिटाइज का मतलब है, अगर आपने 4 या 5 स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया है तो आप समझते हैं अगर फीस जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो उसको नंबर 1 ग्रेड दे दें। अगर लिख दें कि दैट इज मोस्ट प्रायोरिटाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर लेस कम है उसको नंबर 2 दे दें, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको 5 दे दें। इसका इसी कैसे कोई रेट करना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स को भी, अपॉर्चुनिटीज को भी, और बाकी चीज़ों को भी। ठीक है, ये आपका स्वॉट एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन आपने वो लेक्चर जरूर देखने हैं, उसमें एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस किया हुआ है मैंने इसको। ठीक है, उसी आपने फ्रेमवर्क में मॉडल भी बनाया हुआ सर है। मैंने देखे वो लेक्चर। जी, उसी के मुताबिक इसमें आपने वो लिखना है। इसके बाद एक इसमें और आपको दिया हुआ है मैंने टास्क असाइनमेंट में कि आपने IFE या EFE आई थिंक इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स डेवलप करना है। इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो है वो भी हमने एक क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन भी है, उसको भी देख लें। उसमें आपने सबसे पहले काम ये करना है कि इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, इनको हम वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं, जो आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो है दैट इज रिलेटेड टू द इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल वही आपकी फीस हो सकती है,
ठीक है, ये आपका एक वेरिएबल बन जाएगा। इसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, इंडिकेटर भी कह सकते हैं। इसी तरीके से आप 2-3 और लिख, अगर आपकी फैकल्टी अच्छी है आप समझते हैं तो वो आप लिख दें। आपका जो है लोकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो आपका थर्ड वेरिएबल हो जाएगा। इसी के से आपने अपनी परसेप्शन के मुताबिक, अपनी जजमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। अगेन एग्जाम्पल आपको दी हुई है लेक्चर में। उसके बाद उसकी आपने वेटेज और रेट्स डिसाइड करने हैं, ठीक है। ये भी किसी के से देना वेट और रेट किसी के से देना है, ये लेक्चर में डिटेल में बताया हुआ है। और फिर आपने दूसरी दो यूनिवर्सिटीज के साथ इसको कंपेयर करना है, ठीक है, उसकी भी रेटिंग करनी है, यानी 3 यूनिवर्सिटीज की आपने रेटिंग करनी है। और उसकी बेस पे जब आप फाइनल इसका एग्रीगेट वेट निकालेंगे तो आपने बताना है एग्रीगेट वेट्स की बेस पे कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है दैट इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी। उसकी बेस पे फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को कुछ रिकमेंडेशंस देनी है, ठीक है। वो आपका एक आध पैराग्राफ हो सकता है, पॉइंट्स वाइज लिखना चाहें, बुलेट फॉर्म में लिखना चाहें तो वो बुलेट फॉर्म में लिख दें, जो भी आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं आपकी तरफ से यूनिवर्सिटी को, तो ये उसमें आपने लिखने हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, दैट इज अबाउट योर असाइनमेंट। असाइनमेंट इस दफ़ा तो मैंने आप लोगों को टाइम दे दिया है, एक्सटेंड कर दिया टाइम, बल्कि 2 दफ़ा एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट टाइम नॉट 1 आवर भी मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा, ठीक है। और अगेन जो मेरे नोटिस में आ रही हैं चीज़ें कि कुछ सिर्फ 10 या 12 स्टूडेंट्स हैं जो सही तरीके से लेक्चर ले रहे हैं और नोट कर रहे हैं और वो अटेंडेंस अपने कमेंट्स में अटेंडेंस भी लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों ने कोई वो नहीं दिए तो उनके जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ये आप लोग देखें, क्योंकि एक सारी आप लेक्चर अच्छे तरीके से नहीं देंगे तो ये असाइनमेंट्स नहीं होंगी। असाइनमेंट्स और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको उसमें बताई है कि असाइनमेंट्स आपकी कॉपी नहीं होनी चाहिए, नेट से कॉपी नहीं होनी चाहिए। आपने जो कुछ भी लिखना है अपनी वर्डिंग में लिखना है, कहीं से होनी चाहिए जी। और अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें असाइनमेंट से रिलेटेड। और सर ये क्वेश्चन नंबर 2 है एनालिसिस। सर ये एंड सैफ आप जी सर, मैं कह रहा था सर स्वॉट एनालिसिस जो हमने किया था सर, वो अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स और थ्रेट मैट्रिक्स हमने बनाया था। तो सर स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए भी कोई इसको जी उसके हमने वो बनाया था अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स। अगर आप बना सकते हैं तो दैट विल बी गुड, आप बना सकते हैं दैट विल बी गुड, बट दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट। इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे उसको आपने प्रायोरिटाइज करके अपना एक्स बनाया था। उसी तरीके से हम इसके स्ट्रेंथ और उसका भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये मॉडल आप खुद भी बना सकते हैं, इसमें सिर्फ हमें वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेट कितनी है। इसी तरीके से स्ट्रेंथ आप उसमें देख लें, उसका कोई वेरिएबल डिफाइन करके यू कैन डेवलप योर ओन मॉडल आल्सो। ओके सर। अच्छा एक बात मैंने पूछी सर, जो लाइव लेक्चर ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए यूट्यूब पे कमेंट करना लाजमी है? जी आप लोग लाइव लेक्चर में अगर लेयर हैं क्लास में भी, फरद आर यू देयर? यस इधर ही हो जी जी अच्छा फरद, आप लाइव सेशन के नोट कर रहे हैं ना, सारी अपनी जी लगा जी रहे हैं? जी जी वो मैं गा रहा हूँ सर, साथ साथ मेंटेन किया। वो साथ साथ लगाते हैं। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जो है ना चीजें सही डिलीवर नहीं हो रही, आप लोग के भी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं होती, तो इस वजह से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देना जरूरी है। आज मैंने कोशिश की थी उसमें लाइव सेशन, आई थिंक तो उसमें कनेक्शन की प्रॉब्लम नो है। सर उसमें बहुत आवाज काटती है। यस सर, आवाज तो सर आवाज नहीं सही आती थी आपकी। अच्छा इसमें भी अभी आवाज ठीक वैसे नहीं है क्योंकि सर नेट का मतलब कि प्रॉब्लम है, यूट्यूब बार पे नेट हो जाएगा तो से मैं बेहतर है कोशिश क्या? करूंगा। सर अभी आप क्लास लेंगे या ओके अपने माइक जो बोलना हो वो माइक ओपन करें ताकि आवाज आप लोगों की भी काफी कट के मेरे पास आ रही है। ओके अभी मैं तो क्लास लूंगा, हो सकता नहीं है सर क्लास के फिर का बाद पूछना था किस टाइम लेंगे? मैं वही बता रहा हूँ कि अभी मैं लेक्चर दूंगा, इस सर लेक्चर अगर के क्लास बाद फिर किसी टाइम में रख दें। सर जी क्विज बात मुझे नेक्स्ट समझ नहीं आ रही आप ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक या 1-2 दिन बाद ले लूंगा, आपको टाइम दे दूंगा, इसका कर लेते हैं आज, उसके बाद क्विज ले लूंगा। लेकिन ये क्विज़ असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बाद में अगर किसी का ग्रेड खराब हो तो मुझे नहीं आते सर हैं। क्विज किस तरह के लेंगे आप? जी एमसीक्यूज होंगे क्विज जी सर? एक क्विज तो सर और आप MCQs दो तरह होंगे के ना? क्विज हुआ करेंगे जी। क्विजेस जो है 2-3 तरीके से हो सकते हैं। एक क्विज मैं ऑलरेडी आप लोगों को ले चुका हूँ जिसमें अगर कोई 7-8 लोग हैं। दूसरी जो क्विज है ओरल क्विज हो सकता है, ये लाइव सेशन में मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा और 5 या 10 सेकंड आपके पास होंगे, आपने आंसर करने हैं, साथ साथ मैं नोट करूंगा आपके नंबर, ये आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ जो फौरन आपने मुझे ईमेल करनी है या वो गूगल क्लासरूम में आपने सबमिट करवाना है। तो ये 2 या 3 तरीके से मैं क्विज लूंगा। ओके सर। ठीक है, और एनी क्वेश्चन? सर ये जो मतलब जो नए नए बंदे आए हैं ना, तो मतलब उसका पहला क्विज गया था ना, तो उसका क्या सीन होगा? उनका क्या सीन होगा? उनका सीन ये होगा कि उनकी ज़ाहिर क्लासेस मिस हो गई हैं, अटेंडेंस मिस हो गई है,
लेकिन आप ये कि अटेंडेंस में मैंने आप लोगों को एक फ्लेक्सिबिलिटी चल रहा है, शायद कुछ सब लोग नहीं ले सकते लेक्चर, तो बाद में आप पूरा लेक्चर सुने, लेकिन ये ऑनेस्टली आप बताएंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऑनेस्टली पूरा लेक्चर सुने और मुझे मैसेज करने के साथ तो आप लेक्चर सुन लिया है तो मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर भी लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे ही बस खोल के बंद करके उसका आप सुन रहे हैं, क्योंकि जब तक आप लेक्चर नहीं सुनेंगे आपका ना पेपर होगा, ना मिड टर्म होगा, ना आप असाइनमेंट कर सकेंगे, कुछ भी आप नहीं कर सकेंगे। तो जिन लोगों की क्लासेस मिस भी सर हुई मैंने तो अभी से वो देख। जी जी सर मेरे अभी 2 दिन हो गए ना कि क्लास ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लिया, तो चालान की वजह से इशू नहीं हो रहा था, तो अभी 2 दिन हो गए अच्छा, मतलब आपको लिंक्स मिल गए, फीस जमा की आपको है तो लिंक्स मिल गए हैं लेक्चर्स के? जी सर सारे मिल गए हैं वो आपको अभी लेक्चर जो के लिंक स्टार्ट मिल किया फर्स्ट लेक्चर जो है वो। जी जी सर। गए? आपने वो सब्सक्राइब भी कर लिया चैनल? ये सर सब्सक्राइब भी कर लिया है। चलें, अब थोड़ी देर बाद ठीक हुई है। चलिए अच्छा है, आपने सब्सक्राइब भी कर लिया, अब आपको यस ऑटोमेटिक सर कर दिया था सब्सक्राइब। इसी तरीके से उस चैनल पे सारे लेक्चर मैंने डाले हुए हैं, लेकिन सीआर से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग लेट ज्वाइन किए ना, बेशक 1 बाय 1 सबको लिंक भेज दें लेक्चर वाइज। सर 4 लेक्चर्स हुए हैं, लेकिन आप ये सर लेक्चर सबको मैंने भेज दिया है, सबको भेज दिया सर। चलें गुड। जब तक ये लेक्चर आप नहीं लेंगे आप पास नहीं कर सर वो तो मैंने स्टार्ट किया मतलब सर वो तो मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट लेक्चर से ना, तो मतलब अटेंडेंस और जो पहला क्विज हुआ था जी तो जी उसके नंबर मिलेंगे कि नहीं, या जी। अटेंडेंस? आप मैं वही आपको बता रहा हूँ, जब एक पूरा लेक्चर आप सुन लें तो मुझे मैसेज करेंगे आप, ठीक है। मैं आपकी अटेंडेंस और आपकी अटेंडेंस ओके लगा सर, दूंगा ओके उससे, सर, लेकिन पूरा लेक्चर सुनने के बाद आपने मुझे बताना है। ओके सर, थैंक यू। लेकिन क्विज आपका जो ओके सर, क्विज थैंक यू। दोबारा नहीं होगा, क्विज जिनका मिस हो गया वो दोबारा नहीं होगा, लेकिन एक चॉइस है कि जो बेस्ट होंगे वो मैं काउंट कर लूंगा, उससे आपका एक आधा अगर क्विज मिस भी हो गया। ठीक हो गया हूँ मैं? सर अभी जो सेकंड क्विज दिया है ना आपने, तो मतलब उसकी तैयारी हो गई है, मतलब 40% हो गई है, जी सेकंड क्विज जो अभी और दिए हैं वो तो मैं लूंगा ना, पहली वो मैं क्विज तो वैसे भी बताऊंगा। मैं मतलब मिस हो गया था। जी वो मिस हो गया, कोई बात नहीं, आपके बेस्ट काउंट करूंगा, सर उससे फर्क नहीं अभी पड़ता। जैसे वो कब होगा, किस तरह होगा? जी जी मैंने आपको क्विज का सर अभी जो क्विज है मैं कह या तो रहा हूँ कितनी देर में होगा? वो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो आपका ओरल भी हो। अभी मैं आपका ओरल हो सकता है क्विज स्टार्ट कर दूं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो आपका ओरल क्विज हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैं नहीं सर कह रहे हैं 1-2 दिन तक होगा। सर सर वो उनके कहने का MCQ मतलब है वाला कि कब ठीक होगा? रहेगा सर, वही दे दें। जी ठीक है, मैं आपको टाइम दे दूंगा 3-4 दिन का, या नेक्स्ट क्लास में रख लेंगे, आप इसके ऊपर तैयारी कर लें अच्छी तरह। जी ठीक है क्लास, और कोई क्वेश्चन? ओके सर। ओके सर सॉरी, पर मेरा वही एक छोटा सा सवाल है सर कि सर क्या अभी जैसे मिसाली तौर पे मैंने लाइव लेक्चर आपका अटेंड कर लिया तो मुझे ये दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूँ कि आई हैव वॉच द लेक्चर? जी, अगर आप समझते हैं कि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, चीज़ें आपको सारी क्लियर हो गई हैं, तो आपकी अटेंडेंस लगा देंगे वो सीआर लाइव से, जो अटेंडेंस है वो सीआर लगा रहे हैं, बाकी जो कमेंट्स मेरे पास आएंगे वो मैं साथ साथ लगाते रहूँगा। वो सीआर खुद लगा लेंगे सर, हाँ वो सीआर लगा लेगा, वो मैं चेक करूंगा वो फिर। फर्क खुद लगा लेगा जो ले रहे हैं लेक्चर। हाँ जी ठीक है, वो स्क्रीनशॉट लेके वो लगा रहे हैं, ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके स्टार्ट करें हम। ठीक है सर। यस सर। ओके ये दोबारा फिर मैं क्विकली थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। स्टेक होल्डर एंड इश्यूज मैनेजमेंट अप्रोच जो है ये वही चैप्टर है, उसी को मैं आज कंप्लीट करूंगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें रह गई थी। स्टेक होल्डर थ्योरी को भी हमने डिस्कस किया कि स्टेक होल्डर थ्योरी आर्ग्यूज दैट कॉर्पोरेशंस शुड ट्रीट ऑल देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज फेयरली एंड दैट डूइंग सो कैन इनेबल द कंपनीज टू परफॉर्म बेटर इन द मार्केट प्लेस। ये जो मैंने आपको बुक्स रेकमेंड की है फॉर द बिजनेस एथिक्स, ये पूरी के पूरी जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें उसने स्टेक होल्डर अप्रोच को साथ लेकर चला है। तो इस वजह से इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर पहले भी मैंने डिफाइन किया कि स्टेक होल्डर कोई भी पार्टी, कोई भी पर्सन, कोई भी एंटिटी जिसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है विद द कंपनी, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। लाइक एम्प्लॉयज भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, कस्टमर्स भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, बैंक्स भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर्स होती है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से आपका जो लिंक होता है वो गवर्नमेंट से भी होता है।
तो जो भी एंटिटी है जिसका कोई ना कोई लिंक हो या कोई ना कोई इंटरेस्ट हो आपकी कंपनी में, उसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। और ये एथिक्स में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी हमने कोई इशू रिजॉल्व करना हो या हमने एथिक्स को देखना हो कि राइटली क्या बिजनेस होता है, तो उसमें वी विल हैव टू केयर अबाउट द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, वी विल हैव टू केयर अबाउट द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज कि उनके क्या इंटरेस्ट हैं, हमारे उनके साथ क्या इंटरेस्ट हैं, और उनको एथिकली हम किस तरीके से सही तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी के से अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो एथिकली हाउ वी शुड रिजॉल्व दोज कन्फ्लिक्ट्स। देन मैनेजमेंट में कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं विच गाइड अस कि हम इन इश्यूज को सही तरीके से रिजॉल्व करें। और एथिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनका वी विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट। सो ऑल दीज इश्यूज आर कवर्ड अंडर दैट स्टेक होल्डर थ्योरी। देन स्टेक होल्डर होता है, एक स्टॉक होल्डर होता है। स्टॉक होल्डर को हमने डिफाइन किया कि स्टॉक होल्डर वो होता है जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है बिजनेस में, या दूसरे वर्ड्स में जो ऑनर होता है, उसका शेयर्स होते हैं कंपनी में, उसको हम कहते हैं स्टॉक होल्डर। ठीक है, स्टॉक होल्डर भी एक स्टेक होल्डर होता है, बहुत से स्टेक होल्डर होते हैं, स्टॉक होल्डर इज आल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर। ठीक है, इसके अलावा भी बाजार में बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो स्टॉक होल्डर अप्रोच का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जाहिर है ओनर तो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपकी ये एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल्स की भी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की भी, मैनेजर्स की भी, कि वो कोशिश करें कि कंपनी के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, ताकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही तरीके से उसको प्रॉफिट हो, जो स्टॉक होल्डर्स हैं, इसी को हम कहते हैं दैट इज द स्टॉक होल्डर अप्रोच। So stockholder approach focuses solely on financial and economic relationships. ठीक है, it is our responsibility कि हम जो फाइनेंशियल जो जितना प्रॉफिट दे सकते हैं कंपनी को दें, या स्टॉक होल्डर्स को जितना प्रॉफिट दे सकते हैं वो दें, बिकॉज वी आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड द स्टॉक होल्डर्स हैज इन्वेस्टेड देयर मनी इन दैट कंपनी। ठीक है, स्टेक होल्डर अप्रोच टेक्स इनटू अकाउंट द नॉन मार्केट फोर्सेस। ठीक है, यानी स्टॉक होल्डर में हम मार्केट फोर्सेस को ज्यादा देखते हैं विच आर द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस, लेकिन स्टेक होल्डर में हम नॉन मार्केट अप्रोचेस को देखते हैं जिसमें आपकी सारी इन्वायरमेंट्स आ जाती हैं, लाइक मोरल एनवायरनमेंट, एथिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल फोर्सेस, लीगल इन्वायरमेंट। ये इसी तरह से हमने डिटेल में इन्वायरमेंट एनालिसिस को डिस्कस किया था कि विदाउट दी एनवायरमेंटल एनालिसिस हम कोई भी इस तरह की स्ट्रेटेजी फ्यूचर में नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें जो स्टेक होल्डर अप्रोच में सारी चीजें आ जाती हैं, मोरल ऑब्लिगेशंस भी आ जाती है, पॉलिटिकल क्या क्या स्टेक्स हैं आपकी कंपनी के, या और पॉलिटिकल पार्टीज के भी बात पर स्टेक्स होते हैं, लाइक एक यूनिवर्सिटी आपको नमल है, आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक हैं उसमें, तो वो भी हमने देखते हैं। वो दैट इज विल हैव टू सी हाउ वी कैन एथिकली बिहेव इन दैट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसी तरीके से लीगल इश्यूज होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट होते हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज फैक्टर्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग दैट स्टेक होल्डर अप्रोच। यानी हमने इन सारी इन्वायरमेंट्स में किस तरीके से एथिकली बिहेव करना है, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर अप्रोच इसी के बारे में हमें गाइड करती है कि हाउ टू behave with the different stakeholders in the different environments. ठीक है, so this is the stakeholder approach. Three assumptions of the stakeholder analysis and approach. अच्छा, assumptions मैनेजमेंट की जितनी भी थ्योरीज होती हैं ना उसकी कुछ assumptions होती हैं, और we'll have to keep in mind those assumptions. लाइक अब स्टेक होल्डर में वो कहता है कि assumption क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कॉन्स्ट्रेन्ड बाय जस्टिस। ठीक है, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप बिल्कुल करें कि दैट इज द राइट ऑफ द इन्वेस्टर, और ये बिजनेस का भी राइट है, बल्कि बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन हम डिफाइन ही करते हैं कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव या जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। लेकिन अगर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से किसी को नुकसान हो रहा है या आप इलीगली कोई चीज कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अंडर जस्टिस, अंडर द लीगल एनवायरनमेंट, अंडर द रूल्स एंड कंडीशंस आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर इलीगल चीजें कर रहे हैं, ठीक है, वैसे वो इलीगल है लेकिन हो सकता है आपको आपके जो बिजनेस उसका फायदा हो रहा हो, तो दैट इज नॉट अलाउड अंडर द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अप्रोच एंड अंडर द एथिक्स अप्रोच।
Then regard for the individual rights should be extended to all the constituencies that have a stake in the business. Now that is जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो राइट्स हैं, वो आपने किसी एक स्टेक होल्डर के नहीं देखने, खाली आपने इन्वेस्टर के नहीं देखने, आपने सारी कंस्टिट्यूएंसीज के देखने हैं। अगर आपके सप्लायर्स हैं तो उनके क्या राइट्स हैं वो भी आपने, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। आपके कस्टमर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, उनको भी आपने देखना है, उनकी भी आपने केयर करनी है। ठीक है, आपके बैंक्स की किस तरह डील करना है, गवर्नमेंट का किस तरह डील करना है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट से आपने किस तरह डील करना है। सो आपको रिगार्ड करना है सब इंडिविजुअल राइट्स का, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आ रहे हैं, जो स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। देन ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट ओनली इकोनॉमिक इन नेचर। ठीक है, वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कि उसका मेन जो टास्क है दैट इज दी इकोनॉमिक, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज आल्सो शुड बी द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नॉट ओनली बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू बट आल्सो टू इंश्योर देयर लेजिटिमेसी। और देखें वैसे इसको शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम सोचते हैं कि अगर हम एथिकली बिहेव करेंगे और जस्टिस का ख्याल करेंगे, सोशली अगर रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ये अब रिसर्च ये शो करती है कि अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करेंगे, एथिकल बिहेवियर शो करेंगे टुवर्ड द स्टेक होल्डर्स, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट को, आपकी जो कंपनी है उसको भी फायदा हो रहा होता है, उसको प्रॉफिट हो रहा होता है। No, that has been proved, that has been searched by the different theories। और उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि जो आपकी एथिकल और सोशल जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी आपकी प्रॉफिट से लिंक्ड होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी आपने देखा मोबिलिंग का, आई थिंक कि वो आता है, वो उन्होंने बोर्ड लगाए होंगे जी आप ट्रैफिक जो है बहुत ही केयरफुली ड्राइव करें। हालांकि उनका तो ट्रैफिक से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो एक बिहेवियर शो कर रहे हैं कि दे आर दी सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी और दे आर केयरिंग अबाउट द कस्टमर्स, उनकी लाइफ के बारे में केयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है कि गुडविल क्रिएट कर रहे हैं इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स, और ये जो गुडविल होती है ये आपको पे करती है इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। तो ये कुछ assumptions दी स्टेक होल्डर एनालिसिस अप्रोच की। स्टेक होल्डर एनालिसिस में हम क्या करते हैं, we identify and understand the multiple and often competing claims of main constituencies। इसको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने सबसे पहले काम ये करना होता है कि we'll have to identify the different stakeholders कि who are our stakeholders, और फिर हम देखते हैं कि उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उनके क्या क्लेम्स हैं हमारी कंपनी पे, और हमारे क्या इंटरेस्ट हैं उनके साथ। ठीक है, based on an instrumental theory that argues a subset of ethical principle can result in significant competitive advantage। यही वो चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आजकल ये जो एथिकल जो एनवायरनमेंट है और जो सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ये भी आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। ठीक है, इट इज आल्सो सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द कंपनीज। uses analytical methods for identifying, mapping and evaluating the corporate strategy with stakeholders। कि आप जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसको लिंक करें कि उस स्ट्रेटजी का आपके स्टेक होल्डर्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें, मैप पहले कर लेंगे और अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाएंगे तो दैट विल बी गुड स्ट्रेटजी। ठीक है, और इस पूरे स्टेक होल्डर एनालिसिस का जो गोल होता है उसमें डिफरेंट किस्म के गोल होते हैं। इन सम सिचुएशंस वी प्रेफर द विन विन गोल। विन विन गोल आपको बताया था कि जिसमें हम दोनों पार्टीज, जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज होती हैं उन दोनों को सेटिस्फाई कर लेते हैं, एक दरमियान का सोल्यूशन निकाल लेते हैं कि किसी को नुकसान नहीं होता और दोनों पार्टी एग्री होती हैं। ठीक है, इसके ऑपोजिट एक होता है जीरो सम गेम। एक पार्टी को हम कहते हैं कि दैट इज द राइट पार्टी और दूसरी को हम फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यू आर नॉट ऑन द राइट, कहते हैं जीरो सम गेम। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज। इसमें सर जी जी आसान हो रही है। ओके, हम ब्रेक कर लेते हैं, फिर 10 मिनट के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। सर ये जी शम्स
सर ये क्लास तो किसी और टाइम नहीं हो सकती सर अभी? नहीं, आज की सर बाकी असाइनमेंट्स भी हैं, वो भी अभी करनी है, कल परसों देनी भी है। आज की क्लास होएगी, फिर बाद में देखते हैं। आज की क्लास कंप्लीट करनी है हमने। सर कब तक होगी और कितना टाइम है तक सर? होगी। 9 बजे तक होगी, 3 घंटे की क्लास होती है। ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक कर लें। 10 मिनट की नमाज की अजान भी हो रही है, तो उसके बाद फिर हम इधर से स्टार्ट कर देते हैं।